तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपका जो नाम है जंग, वो मतलब उसी नाम पे पड़ा जो आपका आने वाले टाइम में आपको। ड्यूरिंग वॉर कुछ चोट तो लगती है, कुछ मरते हैं, कुछ चोट लगती है, कुछ वापस आ जाते हैं वापस। तो मेरे को चोट लगी मेरा ये। और आई थिंक 71 के टाइम में तो मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन था इतना फास्ट कि उनको न्यूज़ वगैरह पहुंचे। तो मतलब मैं अपनी पूरी सिंसियरिटी से झूठ नहीं बोलूँगा कि मेरे फादर ने बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूं कि अगर आपको क्या लगता है अगर आप आर्मी मैन नहीं होते तो आप क्या होते? इवन मेरे घर में फंक्शन होता था तो डांस भी कर लेता हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ भी आपकी फ़ोटो थी। हाँ, दैट वाज बिफोर द वॉर। तो उनका बेसिकली उस समय ऑरा कैसा था? क्योंकि मैंने काफ़ी सारी पढ़ी हैं चीज़ें, तो उनका ऑरा ऐसा आयरन लेडी के बारे में और ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा। सी वी नो कि शी इज़ ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर नेशन। अगर इतनी सारी बुक्स पढ़ी तो डेफिनेटली कुछ मेजर चीज़ें जो आप शेयर करना चाहें। जब मैं छोटा था तो याद है कोई आदमी को अपनी रिलीजन के बारे में कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं था हमारे में। वो एक कवि ने रामायण में कविता लिखी कि फिर हनुमान ने बीड़ी सुलगाई से और ये करी से लग जाते और। पर अब टाइम चेंज हो गया। सो वेलकम टू द अंकुश विराज शो। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक ऐसे शख्स से मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं ये पॉडकास्ट चालू करूँ और कुछ लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकूँ। बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस से सिखाई उसको मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया। और उनका पॉडकास्ट चालू करने से पहले मुझे बचपन का एक माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता याद आती है, पुष्प की अभिलाषा। उससे मैं चालू करना चाहता हूँ। सो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं उस कविता को उनके लिए बोल रहा हूँ। सो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के विंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाव पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। सो ऐसे वीर सपूत से मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ जिन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं इंडिया के लिए और एज अ फ्रंट में रह के इंडिया के लिए फ़ाइट किया उन्होंने 1971 में। और बहुत सारे जो सेक्रीफाइस उन्होंने अपनी लाइफ में किए हैं वो आज हम उनसे जानेंगे। और बहुत ही अच्छा उनको नॉलेज है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के बारे में उन्होंने बहुत स्टडी की है। तो बहुत सारी लर्निंग होने वाली है आपके लिए। सो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और मैं वेलकम करता हूँ कक्कड़ सर का, जो रिटायर्ड कर्नल है। और सो इनसे मिलके मैं अपने आप को खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ कि ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई। और काफ़ी टाइम से मैं चाह रहा था कि उनको पॉडकास्ट में लेके आऊँ, बट बीच में उनका थोड़ा सा हेल्थ अप डाउन था तो उसके कारण नहीं लाया था। और अभी हमने बात की और मैंने रिक्वेस्ट किया तो अंकल खुद आए और बोले कि डेफिनेटली हम करते हैं। सो थैंक यू सो मच अंकल आने के लिए और अपना इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए। और थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द अंकुश विराज शो। थैंक यू, यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच। सो अंकल, सबसे पहले मैं आपकी स्टोरी जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपकी जो लाइफ रही और क्या एक मोटिवेटिंग फैक्टर था आपको कि आप आर्मी में ज्वाइन करें, और किस तरीके से मतलब क्या रीज़न था बेसिकली आर्मी ज्वाइन करने का? सी माई ग्रैंडफादर वॉज इन आर्मी। उस टाइम हम पाकिस्तान में थे, पेशवार के पास रहते थे। तो ही वॉज इन पंजाबी रेजिमेंट दैट इज गॉन टू पाकिस्तान। जब इंडिया में आया तो माई फादर वॉज इन आर्मी, वो महार रेजिमेंट में थे, दोनों इन्फेंट्री में थे। एंड द डे आई वॉज बोर्न, सो हमारे यहाँ नामकरण होता है, गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, ग्रंथ वो खोलते हैं और वहाँ लगाते हैं, जो वर्ड पहला आता है उससे नाम लिखते हैं। तो माई मदर रोड टू माई फादर हु वॉज इन बॉर्डर्स दैट टाइम कि हम अगले मैरिज प्लान कर रहे हैं। ही सेड नो, डोंट गो। उनका नाम मैंने तय कर दिया है, जंग शमशेर सिंह कक्कड़। ओके। So because he wanted me to join army, and I had no choice.
आप आपकी एज में तो आप लोग अपने फादर मदर से बात कर लेते हैं आइज टू आइज में, हमारे टाइम में यू कैन नॉट डू इट। अच्छा, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपका जो नाम है जंग, वो मतलब उसी नाम पे पड़ा जो आपका आने वाले टाइम में आपको आर्मी ज्वाइन करनी हाँ, थी। बिकॉज दैट आई इज़ वाज वेरी मेंटली इंटरेस्टिंग। प्रिपेयर्ड। उन्होंने कहा था तुम आर्मी जाओगे, उन्होंने मेरे को चॉइस ही नहीं दी कोई। तो आई थिंक आप फोर्थ जनरेशन हो गए आप, जी, थर्ड जनरेशन हो गए आर्मी में, हाँ, फोर्थ। थर्ड जनरेशन। ओके ओके। सो अंकल, उसके जैसे ही आपने आर्मी ज्वाइन किया, उसके बाद कैसी आपकी जर्नी रही, क्या क्या आपने कहाँ कहाँ पे अपनी सर्विसेज दी? सी आई वाज कमीशन इन 1971 और 4 महीने की नौकरी थी। मतलब समझो मैं यंग था बिल्कुल, 22 साल का ऐसा। एंड वॉर छिड़ गया। तो आई थिंक एक तरफ से मैं लकी रहा कि मेरे को 4 महीने की नौकरी पे ही देश के लिए लड़ने का मौका मिला। हर एक को मौका नहीं मिलता ये। ये एक बात है 72 की, 71 वॉर, 71 वॉर की। बांग्लादेश जब बना था। हाँ हाँ, बांग्लादेश। सो और यंग ब्लड था। मैंने अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया। ड्यूरिंग वॉर कुछ चोट तो लगती है, कुछ मरते हैं, कुछ चोट लगती है, कुछ वापस आ जाते हैं वापस। तो मेरे को चोट लगी, मेरा ये पैर कट गया, बायां पैर कट गया था। ओ, सो वहाँ से मेरे को हेलीकॉप्टर से निकाल, पहाड़ में थे हम लोग, तो मैं लेके हॉस्पिटल गया। बाद में ऑपरेशन हुआ, फिर पुणे आया आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर जो आर्मी का है, वहाँ लिम्ब मिल गया। तो उस टाइम में जितने भी 71 मार्क के कैजुअलिटीज थे या डेड थे, किल्ड थे, उन सबको गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप गवर्नमेंट दे रही थी। तो मैंने भी अप्लाई कर दिया हॉस्पिटल से, और मेरे को कोरबा की इंडियन ऑयल की गैस एजेंसी का अलॉट कर दिया उन्होंने। बट जब वो अलॉट दे बताने के लिए घर में गया कि आपको अलॉट हो गई, तो आई वॉज नॉट देयर। मैं हॉस्पिटल में था, मेरे फादर थे वहाँ पे। वो बड़े गुस्सा हुए, उनको ऑलमोस्ट धक्के धक्के निकाला। एंड ही सेज कि मेरा लड़का फौजी अब एक पैर ही कटा है, जिंदा है, वो नौकरी करेगा, फौज में ही करेगा वो। तुम उसको तकड़ी पकड़ाओगे? तकड़ी मतलब पंजाबी में ना तराजू को तकड़ी बोलते हैं। ओके। So, वो लोग आश्चर्य हो गया है कि आई मीन देयर इज अ रेयर केस कि कोई रिफ्यूज कर रहा है। मैंने केम बैक, आई आल्सो, माय मदर आल्सो फेल्ट बैड कि आपको अच्छे बुरी नहीं मिल रही थी। इसी नो आप कंटिन्यू इन आर्मी। आई कंटिन्यूड फॉर 22 years on one leg, ओ, earned all my promotions। एंड जिस बात पे मैं फक्र करता हूँ कि मैं जब इसी अप टू मेजर इज ए टाइम स्किल प्रमोशन, पर मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल इज ए सिलेक्शन ग्रेड। मैं मेजर टू कर्नल के सिलेक्शन ग्रेड में वेरी फर्स्ट लुक में अच्छे वाले एबल बॉडी ऑफिसर्स को सुपरसीड करके लेफ्टिनेंट कर्नल बना था। इस बात का मुझे बहुत फक्र है अपने आप पे। जी। सो एंड आई वाज, मैं और आगे जाता, और 91 में मेरे फादर मदर दोनों की डेथ हो गई। प्रॉपर्टी का काफ़ी डिस्प्यूट हो गया। पहले तो मैंने अपनी वाइफ को भेजा, शी कुड नॉट मैनेज इट। फिर मैं प्रीमेच्योर आ गया। ओके। सो जैसे आपने बताया कि आप इंजर्ड हो गए थे 71 के वॉर में, तो एक घर में डेफिनेटली कैसा माहौल रहता है कि अगर जैसे जो अंकल थे, आपके फादर थे, वो तो प्रिपेयर्ड थे कि हाँ ये इसको मेरे को आर्मी में ही भेजना है और इसी पे जाएगा, बट कभी इंजरी हो जाती है किसी को, तो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी भी हो जाती है घर में और बहुत सारे थॉट्स भी आते हैं। और आई थिंक 71 के टाइम में तो मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन था इतना फास्ट कि उनको न्यूज़ वगैरह पहुंचे, तो वो कैसा माहौल था उस टाइम पे? सी एज पर प्रोसीजर जो ड्रिल है, SOP चलती है कि कोई भी किल्ड हो जाए या इंजर्ड हो जाए, उससे घर को टेलीग्राफ से इन्फॉर्म कर देते थे। मेरे घर में टेलीग्राम गई कि आपका सन हैज बीन वुंडेड इन एक्शन, बैटल फील्ड में। सो मेरी मदर वगैरह बहुत रोने लगी। मतलब अनस की क्या हुआ, कहाँ चोट लगी, गोली लगी होगी, क्या लगा है, क्या, कुछ भी नहीं क्लियर है। एक ही सेंटेंस है कि ये वुंडेड है। बहनें भी रोने लगी। पढ़ाई, मतलब मैं अपनी पूरी सिंसियरिटी से झूठ नहीं बोलूँगा कि मेरे फादर ने बिल्कुल नहीं रोए और बिल्कुल नहीं बोले। उन्होंने इतना कहा, जिंदा है,
वो संभाल लेगा, हो जाएगा सब ठीक। मतलब डेथ नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी खबर है कि जिंदा है। और उनको, वो खुद मेजर रहे हैं, ब्रिटिश टाइम के ऑफिसर रहे हैं। तो और उन्होंने मतलब बिल्कुल, जब मेरे को हॉस्पिटल मिलने भी आया तो उन्होंने कहा तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब तो एक पैर ही कटा है, तुम नौकरी करोगे अपना, यू कंटिन्यू आर्मी ओनली। सो मतलब उस टाइम के जो ब्रिटिश टाइम ऑफिसर होते थे बड़े डिसिप्लिन होते थे, और हम उनसे बात नहीं कर सकते थे आँख मिला के। उस एज में आजकल तो जनरेशन काफ़ी बढ़ गई है। जी, जी। तो अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूँ कि अगर आपको क्या लगता है, अगर आप आर्मी मैन नहीं होते तो आप क्या होते? बहुत गंदा होता है। मैं आर्मी ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया। उस डिसिप्लिन के कारण मैं हर जगह डिसिप्लिन रखता हूँ, खाने पे, अपने वॉक पे। आज जब मैं 80 साल का हो गया हूँ, मैं घर के सारे काम मैं ही करता हूँ, स्कूटर में सब्जी मैं ही ला रहा हूँ अभी भी। आई टोल्ड माई सन कि तुम अपना बिजनेस करो, घर में संभालूंगा। दैट इज बिकॉज ऑफ माई आर्मी बैकग्राउंड। सेकेंड, उसने सिखाया मेरे को कि आदमी कभी भी तन से कमज़ोर नहीं होता, मन से कमज़ोर होता है। आई एम सॉरी। अगर मैं तन से कमज़ोर हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, अगर मन से मैं कमज़ोर हो जाऊँ तो मैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्ट्रेंथ मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं मन से मजबूत हूँ तो कितनी भी बड़ी चुनौती होगी मैं काम कर लूँगा। मैंने एक पैर में विद माई आर्टिफिशियल लेग सारे काम निपटा लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। साइकिल स्कूटर चला लेता हूँ, कार चला लेता हूँ, बाहर चला जाता हूँ, सब्जियाँ ले जाता हूँ, मार्केट जाता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ मैं। इवन मेरे घर में फंक्शन होता तो डांस भी कर लेता हूँ। वाह! ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बट अंकल, अगर अगर हम लोग देखें कि एट द एज ऑफ 20 टू 23 के जब थे आप, तो आपने इंडिया के लिए अपना एक लेग सैक्रिफाइस कर लिया, अगर हम लोग देखें। तो उस समय आपको क्या फ़ील हो रहा था? मतलब क्या लगा था? सी, मैं इन्फेंट्री में था। फौज के बहुत से डिपार्टमेंट ले, तोपखाना है, आर्टिलरी का होता है, और आर्मर कोर है, सिग्नल का है, कम्युनिकेशन का है। जो इन्फेंट्री, ये लड़ने वाले होते हैं, जाके जो आपने फिल्मों में देखा है बैनट मार रहे हैं, कर रहे हैं, ये इन्फेंट्री वाले करते हैं। मेरे फादर ने मेरे को इंश्योर किया कि मैं इन्फेंट्री जाऊंगा, मैं कोई सर्विसेज वगैरह बाकी किसी और जगह नहीं जाऊंगा। तो वी नो इट कि वार एक गेम ऐसा है कि समथिंग लाइक दैट, कि तू मेरे को मार, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। हुँ, वी नो इट कि आज हम जा रहे हैं दुश्मन के ऊपर में, तो कुछ लोग मरेंगे, अबाउट 7-8-10%, कुछ इंजर्ड होंगे, थोड़ा ज़्यादा होगा, कुछ वापस ठीक जीत के या हार के जो भी होता है वापस आएंगे। तो ये वेरी मेंटली प्रिपेयर होते हैं आप, एक फर्स्टली। सेकेंडली, एक यंग एज थी, हमें एक्चुअली मेरे को याद आ रहा था कि जब 65 की वॉर हुई थी, तो कोई टीवी वगैरह नहीं थी, सिर्फ रेडियो थे। तो हम लोग रेडियो में कान लगा के सुनते थे कि भारत सेना ने क्या, हमारे सिपाही ने कैसे किया, देश की कैसे रक्षा हो रही है, ये हो रहा है। बहुत एक्साइटमेंट होता था। और वहाँ पर जब मैं गया तो मेरे को लगा कि आज भी सब दुनिया जो एक मेरे से एक्सपेक्ट कर रही होगी हमारे से कि हम अपने देश की रक्षा करें। तो कितना भी कमज़ोर आदमी हो, वो बिट्रे नहीं कर सकता। वो ऐसा माहौल बन जाता है, और आप शेर की तरह लड़ते हैं फिर। इनफैक्ट मैं 22 साल का था, और जहाँ मैंने जिससे हुआ, वो बलोच थे, 6-6 फीट के थे। मसल से नहीं होता, जज्बे से होता है लड़े। तो आई मीन इट वाज नॉर्मल थिंग कि किसी को चोट लगी, मेरे को लग गई। हमें कोई ऐसी बात तो नहीं। एक्सीडेंट भी होते हैं लोगों के, स्कूटर के हो गए, ये हुए, कईयों के ट्रेन से पैर कट जाते हैं। So it was one of the thing. But one thing I assure you, till today, I never felt कि I'm a disabled. I always felt I'm only an amputee. That's all. राइट, राइट। सो 71 की वॉर तो इंडिया ने ही विन की थी। तो विन होने के बाद क्या आप लोग को उस समय डेफ़िनेटली आप लोगों ने पार्टी वार्टी भी की होगी, कई लोग आपसे मिलने भी आए होंगे वहाँ पे। कहाँ? बैटलफील्ड में भी कई लोग आते होंगे मिलने के लिए जब इंडिया विन करता है।
तो वो कैसा सेरेमनी होती है कि आफ्टर विनिंग द वॉर? नहीं नहीं, वो तो सिविल लाइफ में आप लोग नाचते हैं, जस्ता में जाके डांस कर लिए, ये कर लिए, हमारे हमको तो अलर्ट रहना पड़ता था वहाँ पे। हमारे मतलब पाकिस्तान फ्रंट में कभी भी शांति नहीं रही, जीतने के बाद में भी हम अलर्ट थे, वही ड्यूटी थी, वही पिकेट थी, वही अलर्टनेस थी। ओके, ये हमको यही लगता है ना, हम क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं तो मैच होने के बाद सब सेलिब्रेट हाँ, करते हैं, तो हमको that you cannot expect ऐसा in ये field फील at होता है least. कि हाँ भाई अब चलो वॉर जीत गया, अब थोड़ा सा शांति होगी, ऐसा फील होता है हमको। बट ये होता है रिलीव हो गया कि लड़ाई खत्म हो गई, जी सर्टनली, जी क्योंकि वो गोले पड़ते थे हमेशा, आर्टिलरी के गोले पड़ते थे। हम लोग वो नीचे वो बनाए हुए थे बंकर, वहाँ रहते थे जमीन के नीचे, तो कभी बंकर में भी आ सकता है गोला। तो यू नेवर नो कौन सी गोली में किसका नाम लिखा है वो नहीं पता होता, या कौन से बम में किसका नाम लिखा है। सो वो जो अनसर्टनिटी थी वो खत्म हो गई कि वार खत्म हो गया, जी बट अलर्टनेस और बात थी वैसे। जी जी। और इवन अंकल मैं आपके घर भी आया था अभी थोड़े दिन पहले, तो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह भी देखी थी, तो आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ भी आपकी फ़ोटो थी। हाँ, दैट वाज बिफोर द वार। वो हमारी कमांडो ट्रेनिंग कर रहे थे, हम्म सो शी केम टू अवर डिवीजन, तो शी सेड कि आई लाइक टू हैव 15 मिनट्स ऑफ आर्मी। तो उन्होंने हमारी कमांडो ट्रेनिंग दिखा दी के लिए आए थे, ओके तो वो हमारे साथ 15 मिनट रही। जी जी। तो उनका बेसिकली उस समय ऑरा कैसा था, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी पढ़ी हैं चीज़ें, तो उनका ऑरा ऐसा आयरन लेडी के बारे में और ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा। सी वी नो कि शी इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर नेशन, ऑलमोस्ट लीडर ऑफ नेशन। तो को हमें पॉलिटिकल लाइफ का नहीं देखना, हमको इतना हो रहा है कि नेशन की लीडर आई है और वी आर प्रिविलेज्ड टू मीट हर। जी, जैसे अंकल आपने बताया कि आफ्टर जो आपने सर्विसेज दी इंडियन आर्मी को, उसके बाद फिर आपके पास काफ़ी स्पेयर टाइम था, तो वो स्पेयर टाइम आपने कैसे स्पेंड किया? सी आई डेवलप्ड सॉफ्ट स्किल पैकेज, ओके जिसमें टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनर्स, ऑल काफ़ी सब्जेक्ट थे, टेबल मैनर्स, सोशल मैनर्स, ऑल दिस थिंग। देन आई गॉट ए अपॉर्चुनिटी टू टीच MBA स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स कॉलेज। पहले रॉयल यूनिवर्सिटी होती थी माना में, जी उन्हें 2 साल वहाँ मैंने पढ़ाया, 3-4 साल मेडिसिन नहीं पढ़ाया। देन आई ओपन माई ओन इंस्टीट्यूट, उसका नाम था एटीट्यूड, डूइंग वेल। बीच में कोविड आ गया तो सब कुछ खत्म हो गया फिर। जी जी। तो मैं आपसे कोविड से पहले भी मिला था, यस, राइट? तो यू हैड ऑलमोस्ट गॉट आई माय, थिंक इट्स मोर देन 5-6 years जब या से हम आपस में एक दूसरे को जान रहे हैं। और उस समय और अभी, जब अभी लास्ट वीक में आपसे मिला था, तो एक मेरे को मेजर डिफरेंस देखने के लिए मिला था। आपकी लाइब्रेरी डेफिनेटली उस समय भी अमेजिंग थी और अभी भी अमेजिंग है, बट अभी मैंने काफ़ी स्पिरिचुअल बुक्स देखी, तो उस इंक्लिनेशन के पीछे क्या स्टोरी है? सी जब कोविड हुआ ना, सो यू हैड नथिंग टू डू, नथिंग टू, आई मीन कुछ बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। 24 आवर्स तो भगवान दिए है, यू कैन किल इट ना, बैठे बैठे बैठे। देन आई थॉट कि ड्यू टू माई इंजरी, मेरा पैर में जूता परमानेंट होता है आर्टिफिशियल लिम में, सो मैं न कभी मंदिर नहीं गया, कभी गुरुद्वारा साहब नहीं गया, तो जहाँ तक धर्म से मैं बहुत दूर हो गया था। देन आई हर्ड मैं सनातन धर्म बहुत ऊंचा धर्म है, बहुत रिच है, ऐसा है टोल्ड। मैं कहा यार कोविड टाइम में चलो ऑनलाइन चल रहा है बिजनेस, तो मैं बुक्स मंगवाता हूँ। तो मैंने सारी बहुत बुक्स मंगवाई, ऑलमोस्ट बहुत 15-20 हज़ार की बुक्स मंगवाई। एंड देन आई रियली फाउंड कि हाउ रिच अवर, मतलब कितना नॉलेजेबल, कितनी ह्यूज नॉलेज सनातन में था, कितना ओल्ड है, बहुत कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिली मेरे को। पर अच्छा हुआ कि कोविड के जो 2 साल थे उसमें मैंने ये सारी बुक्स पढ़ ली। हुआ तो अगर इतनी सारी बुक्स पढ़ी, तो डेफिनेटली कुछ मेजर चीज़ें जो आप शेयर करना चाहें? उससे बहुत कुछ, एक चीज बोलना चाहूँगा, जैसे मूर्ति पूजा है। जी अब सारे वेस्टर्न कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज को हमारा उपहास उड़ाते हैं कि मूर्ति पूजक है।
मूर्ति पूजा ने हमारे सनातन धर्म को करीब 2000 2500 साल तक ने बचा के रखा। आई गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल। आज से इफ यू टर्न द पेजेस ऑफ हिस्ट्री पर 5000 साल पहले आप जाएंगे तो विश्व में पूरे वर्ल्ड में 5-6 सभ्यताएं थी। एक सुमेरियन थी, मेसोपोटामिया, जो कि इराक में है। चाइनीज, ओल्ड चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, माया सिविलाइजेशन, आपकी एंड सनातन ऑफ साउथ इंडिया, साउथ एशिया। इन 6 में से आज 5 इतिहास बन गई हैं। कोई नामो निशान नहीं है। न रोमन्स का है, न इजिप्शियंस का है, न चाइनीज का है, न किसी का है, न माया का है। सिर्फ एक सनातन बचा है। एक बड़ी चीज़ की बैकग्राउंड अगर आप पुलाव करते हैं, टेल यू कितने अच्छे तरीके से हमारे सीनियर ऋषि मुनियों ने सनातन को बचा कर रखा। डेफिनेटली। इसी हिंदू रिलीजन स्टार्ट फ्रॉम वेदास। हमारे ऊपर मूल बीज वेदास हैं, उसका बाद पुराणाएं और उपनिषद है। ये सब वैदिक पीरियड में हुआ। तो इट मीन्स कि वैदिक पीरियड बहुत छोटा पीरियड था, जनसंख्या बहुत कम थी और इतना कुछ लिखा गया तो लगता है लोगों को नॉलेज की प्रोस्यूशन मेन एम था उस समय। नॉलेज लेना, उसको श्लोकों में बांधना, रिसाइट करना, श्रुति उसको सुनते थे, अगली जनरेशन को पास करते थे। तो उसमें जनसंख्या बहुत कम थी, तामसिक भाव बहुत कम थे। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, तामसिक भाव बढ़ गए, चोरी डकैती खून ये वो फलाना सब आ गया। तो उस दौर में सारे जितनी भी सभ्यताएं थी ये सब लुप्त होना शुरू हो गई, बिकॉज तामसिक काफ़ी बढ़ गया। ओके। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सीरियसली सोचा कि ये उसको कैसे रोका जाए, किस तरह से मोटिवेट किया जाए कि तुम मतलब एक आदमी को तो मोटिवेट कर सकते हैं या एक टास्क को कर सकते हैं, पर एक समाज को पूरा करना इज अ बिग टास्क। तो उन्होंने बहुत सोच विचार किया। फिर उन्होंने अंतिम ये एक बाद में उनको ऐसा लगा कि हर एक इंसान के पास 2 दुनिया होती हैं, एक हमारे अंदर की, हमारी फिजियोलॉजी, हमारी एनाटॉमी, हमारी साइकोलॉजी, और दूसरी दुनिया अराउंड अस जी। एंड वी इंटरेक्ट विद आउटर वर्ल्ड विद आवर 5 सेंसेस, ईयर, आईज, नोज, टंग, हैंड। देन हमारे जो सनातन के सीनियर्स ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया हमने नॉलेज इतना दिया है वेदों में, हमने सब कुछ हवन कैसा करना, वो करना, किस तरह से। दैट टाइम इट वाज ए वे ऑफ लिविंग, सनातन वाज ए वे ऑफ लिविंग लाइफ। पर हमने ये छोड़ दिया उनके ऊपर में कि आप अपने इंद्रियों को कैसे यूज़ करते हैं या मिस यूज़ करते हैं। हाथ या किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं। हियर दे डिसाइडेड कि वी मस्ट कम अप विद सम आइडिया कि हम अपने सनातन धर्म के लोगों की इंद्रियों को अच्छी तरफ रखें। यहाँ मंदिर का वैदिक काल में कोई मंदिर नहीं थी, कोई मूर्ति नहीं थी। यहाँ मंदिर बने आफ्टर वैदिक पीरियड। लोगों के आईज के लिए मूर्तियाँ बनी, नोज के लिए अगरबत्ती आई, कानों के लिए चैंटिंग और भजन एंड ऑल दिस थिंग वो अच्छे वो थे। आपके टंग के लिए सुंदर प्रसाद होते थे, एंड हैंड्स क्लैपिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, सफाई के लिए, ये सब करते थे। एंड दैट टाइम एक घर होता था ना, कोई बगीचा है, ना बाजार, ना कुछ। तो लोगों के पास घर बैठे बैठे तंग आते थे, तो ज़्यादा टाइम वो मंदिरों में बैठते थे। एक चीज़ आप बताना चाहूँगा यहाँ में कि उस समय कोई रोड भी नहीं थी कि यार MG रोड में जाना, वहाँ से टर्न कर लेना, मेरा घर वहाँ है, कुछ नहीं था। देन हमारे ऋषियों ने सोचा कि यह तो गाँव में ही मंदिर है, ये तो मालूम पड़ जाएगा, पर आस पास के गाँव कैसे मालूम पड़ेगा। तो उन्होंने जो मंदिर को ऊंचा टॉवर बना के ऊपर में ध्वज लगाते थे, ताकि कम से कम आधा मील 1 मील के लोगों को मालूम पड़े वहाँ मंदिर वो आए। और लोग आते थे क्योंकि कुछ और नहीं था, बैठते थे, भजन सुनते रहते थे। तो इस तरह सनातनी धर्म में हमारे ऋषियों ने हमारी इंद्रियों को 3000 साल तक
बुराई से जाने से रोका और अच्छे रखा। इंटरेस्टिंग। इसका मैं कुछ प्रूफ दे सकता हूँ आपको। पहला, ओनली संस्कृत और हिंदी लैंग्वेज में तलाक के लिए कोई शब्द नहीं है, बाकी सब लैंग्वेज में है। हमारे यहाँ तो 7 बंदों का वो मानते थे कि संबंध है का। और मेरे को याद है कि 1950 तक मैंने कोई तलाक केस देखे ही नहीं, कभी ना पढ़ा। जब 52-55 में रायपुर में आई रिमेंबर द वन केस, कोई शास्त्री फैमिली थी, उनका तलाक केस किया तो लोग देखने जाते थे कि ये कौन से हिंदू हैं जो तलाक दे रहे हैं। और दोनों पार्टियां छिपके रहती थी कोर्ट में। जब उनकी दोनों को बुलाते थे, दोनों सिर झाँक के मार के आते थे। दिस इज ट्रू, आई एम टेलिंग यू। उसके 1950 से 55-60 के बाद में तलाक हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ने लगे। जी। सेकेंड एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ तो पोलैंड के ऊपर में नॉर्थ से रशिया ने अटैक किया, साउथ से जर्मनी ने अटैक किया, और दोनों सुपर पावर थे। पोलैंड को मालूम था कि मेरी ये जो इंडिपेंडेंस है ये 5 या 6 दिन की है बस। तो जिसको जिधर मौका मिला उधर भागने लग गया। पोलैंड ने क्या, उसने एक शिप था, उसमें अपनी औरतों को और बच्चों को और कुछ थोड़े से आदमी को भी डाल दिया, और शिप के कमांडर को कहा कि आप इसको यहाँ से मेडिटेरियन सी, वहाँ से रेड सी क्रॉस करोगे, आप इंडियन ओशन आएगा, अरेबियन सी आएंगे, आप जहाँ उस रास्ते से जाइए और हर पोर्ट में रिक्वेस्ट करिए कि हमारा देश गुलाम हो गया है, ये बच्चे और औरतें हैं यहाँ, इनको आप इनको जब तक युद्ध है अपने रख लो। तो किसी ने नहीं रखा। फिर वो घूमते घूमते बॉम्बे तक आए। वहाँ पर इंग्लिश अंग्रेज इंडिया में राज कर रहे थे, उन्होंने भी नहीं कहा। इस बीच गुजरात में एक नवानगर एक स्टेट थी, उसका राजा दिग्विजय सिंह ने सुना कि कोई फिरंगी हैं, वो जहाज में बेचारे घूम रहे हैं और शेल्टर मांग रहे हैं। उसने अपनी नेवी को कहा जाओ उनको बुला के ले आओ। तो जब बुलाया तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम है आपकी कंट्री में अटैक हुआ है, यू आर वेलकम, मेरी स्टेट में आप आइए, रहिए, जब तक युद्ध नहीं होता आप रहिए। 5 साल 5.5 साल रहे वहाँ, और वहाँ का पैदा हुआ बच्चा बाद में पोलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना। एंड आज भी वो नवानगर को तीर्थ मानते हैं, वहां से आते हैं देखने के लिए कि हमारे पूर्वज यहाँ रहे जो भारत में। ये पूरे वर्ल्ड में मतलब कितने 17 वोट थे जी। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं रखेंगे, इंडियन रखा, उनको रखा और बसाया, खिलाया, सब कुछ किया। इफ यू रिमेम्बर, जब यूक्रेन पे अटैक हुआ था तो पोलैंड ने कहा था सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स आएंगे तो मैं उनको रख के इंडिया भेज दूंगा यहाँ से। बहुत से स्टूडेंट ने इंडिया का झंडा पेंट करके आए, इवन पाकिस्तानी भी गए थे। उन्हें अपने पासपोर्ट दिखाओ, गेट आउट, ओनली इंडियंस विल डू। ये उसका वो कार था। राइट। एक छोटा सा और बताना चाहूँगा जी। ये ईरान पहले पर्शिया होता था, मुस्लिम्स आए, उन्होंने पूरा इस्लामीकरण कर दिया, उसका नाम ईरान कर दिया। वहाँ जोरोस्ट्रियंस रहते थे जिनको हम पारसी कहते हैं आज। ये बेचारों को उनका कत्लेआम टाइप किया, तो कुछ पारसी भागते हुए अपना एक संजन स्टेट थी गुजरात की, जो अभी वलसाड डिस्ट्रिक्ट है ना, वो पहले संजन स्टेट थी, उसका राजा जाडी राणा था। तो कुछ पारसी गए उसके कह के सर हमको शेल्टर थे, इसे हमें मालूम है आपके कंट्री को मुसलमानों ने कब्जा कर लिया और आपको बहुत कत्ले किए, आप आइए हम आपको रख लेंगे। तो जो उनका हेड था वो राजा के सामने हाथ जोड़ के गया कि राजा जी हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे कुछ ट्रेडिशंस हैं, हमारे मुर्दों को हम बाहर चिड़ियों को क्लीन रख देते हैं, तो हमारे गांव से जहाँ बसते हैं वहाँ पर 2 किलोमीटर तक और कोई बस्ती नहीं होती। तो जाडी राणा ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2 गांव हैं, इनको हटा देता हूँ। इज ए अनपैरेलल एग्जाम्पल। किसी कंट्री को किसी ने शेल्टर देने के लिए इतना बड़ा त्याग में ख्याल वर्ल्ड हिस्ट्री में और नहीं होगा। एंड लास्ट आई टेल यू इज आई एम कोटिंग ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ Israel.
कोई इंडियन बुक्स पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑफिशियल हिस्ट्री। उन्होंने कहा कि जब नाजीज ने को टॉर्चर किया ज्यूज को, तो ये 97 कंट्रीज में गए शरण के लिए। 96 कंट्रीज ने उनको वेलकम नहीं किया और बहुत से कंट्री ने उनको टॉर्चर किया। एक कंट्री ने उनको वेलकम भी किया, हेल्प भी किया, दैट्स इंडिया। ये सारे एग्जाम्पल है बिकॉज हमारे इंद्रियों को 3000 साल तक हमारे ऋषियों ने पूरी तरह जाने से रोका। आज पूरा विश्व में क्या है, इसको कब्जा करूं, उसको कब्जा जी। करें, हम क्या बोलते हैं, विश्व कुटुंबकम। ये पूरा विश्व एक फैमिली है, ये सब संस्कार हो चुके हैं। तो मूर्ति पूजा से के कारण ही सनातन धर्म बचा है, बाकी सब सभ्यताएं लुप्त हो गई है। तो अभी हम लोग को काफ़ी ये सुनने के लिए मिलता है कि भाई सनातन खतरे में है और सनातन धर्म में अभी धीरे धीरे लोग, क्योंकि अभी वाली जनरेशन की अगर हम लोग बात करें, जो जेनजी हम लोग बोलते हैं आज की डेट में, और ऑलमोस्ट जो वेस्टर्न कल्चर है वो इतना ज़्यादा मिल गया है हमारे अंदर कि कहीं ना कहीं जो हमारे रूट्स हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें आपने जैसे 2 स्टोरीज बताई हमको, राइट, तो हमको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए था पहले से कि इतना रिच है, कभी हमने बुक्स में भी नहीं पढ़ा, किसी ने बताया नहीं। तो क्या लगता है आपको कि सनातन धर्म आने वाले टाइम में एक्चुअल में खतरे में है कि ये धीरे 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 इट्स ग्रोइंग? सी, फर्स्टली द रीजन सनातन धर्म को गिराने में सबसे बड़ा ट्रूली स्पीकिंग 2 आदमी ऑर्गेनाइजेशन का है, एक कम्युनिस्ट और एक मिशनरीज। जी। इन्होंने बड़ा प्लान करके सनातन को खत्म करने की कोशिश की है, बहुत ही प्लान वे पे। एंड बीच में जब मैं छोटा था तो याद है, कोई आदमी को अपनी रिलीजन के बारे में कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं था हमारे में। वो एक कवि ने रामायण में कविता लिखी कि फिर हनुमान ने बीड़ी सुलगाई से और ये करी से, लग दैट एंड ऑल। पर अब टाइम चेंज हो रहा है, अब सनातनी ना इकट्ठे हो रहे हैं। बट वन थिंग आई टेल यू, आप रशिया में जाकर देखिए, रशिया ने 12 साल पहले डर गया कि गीता के इतनी ज़्यादा लोग पागल हो रहे थे, उसे बैन कर दी थी। आपको याद होगा ये बात, 12 साल पहले। जी। और आज वहाँ पे सनातनी बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। एंड आई विल नॉट बी शॉक्ड कि रशिया विल बी हिंदू स्टेट आफ्टर सम टाइम। इवन नॉट ओनली रशिया, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पर सनातनी वो हो रहे हैं। बिकॉज जहाँ भौतिकवाद का एक्सट्रीम हो जाता है ना, वहाँ सनातन स्टार्ट हो जाता है। सो आई एम श्योर कि सनातन विल स्टिल सर्वाइव, स्टिल रूल, स्टिल इट विल बी मैनी कंट्री। पहले जैसे पूरे वर्ल्ड में था, हमारे ईरान, अफगानिस्तान, आपका तिब्बत, बर्मा, सब सनातन थे। इंडोनेशिया, आपके कंबोडिया, अगेन इट विल बी लाइक दैट। बिकॉज लोगों को अब जागरूकता भी आ गई है और वेस्टर्न कंट्रीज अपने एक्सट्रीम जो ये है उसमें एक्सट्रीम में पहुंच गए हैं भौतिकवाद में, तो अब वो भी आ रहे हैं, सनातन की तरफ आ रहे हैं। जी। जी। सो इट इज, आई थिंक कि फ्यूचर इज वेरी गुड फॉर सनातन। ग्रेट, ग्रेट। और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि जैसे अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल कोविड की बात करते हैं, तो कोविड में या हिस्ट्री में अगर हम लोग जाके देखें, जो भोपाल का गैस कांड हुआ था, हाँ। उसमें काफ़ी उसके ऊपर मूवी भी बनी थी और हमने देखा था कि मतलब हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। बट एक कोई फैमिली थी जो उससे इंटैक्ट थी, उनको कुछ नहीं हुआ था, बिकॉज़ डेली उन लोग अपने घर में हवन और पूजन किया करते थे, तो उससे एटमॉस्फेयर भी काफ़ी उनका पॉजिटिव रहता था और जो उसका गैस का जो मतलब नेगेटिव इफेक्ट था वो नहीं हुआ था। और इसी के साथ मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें, कोविड में जितनी कैजुअलिटी वर्ल्ड में हुई है उतनी इंडिया में नहीं हुई है। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो ऋषि मुनियों ने इतने सालों से जो भी पूजा पाठ वगैरह किए हैं, खासकर अगर हम लोग बात करें कि हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि हवन पूजन करते हैं, उसमें सारी सामग्री डालते हैं, उससे पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, साइंटिफिकली भी वो प्रूवन चीज़ें हैं। एटमॉस्फेयर में काफ़ी चीज़ें एटमॉस्फेयर आता में है। भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आता है। तो वो भी एक रीज़न रहता है कि इंडिया
ये सब ज़्यादा में इम्पैक्ट नहीं आता है। वो आप तो फिजिकल चीज़ें बात कर रहे हैं। जी। अभी एलन मस्क जो इतना बड़ा जिसे रिचेस्ट मैन है टुडे, उसके फादर का स्टेटमेंट अभी करीब 1 मंथ बिफोर आया है। इसे एलन मस्क इज बिकम मैड अबाउट मनी, ही मस्ट गो टू इंडिया एंड स्टे फॉर सम टाइम। ओह! कितने लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ स्टे के जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री। सो सनातन धर्म में आपको नॉट ओनली फिजिकली मेंटली इतनी पीस मिलती है। वाई आज भी देखो ना, आप आपकी यूरोप की गलियों में पोस्ट सेकेंडरी में जॉयसबर्ग या कहीं पे 2 विलेज बन गए सनातनी बच्चे अपने वैसे गुरुकुल में जा कर रहे हैं। तो व्हाट आई मीन टू से दे फील इट कि हमको भौतिक वाव से कुछ नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा हो गया, अब वी वांट पीस नाउ। एंड सनातन ने आप देखो आज 6000 साल से वेदों को रिसाइट एक आदमी, मेरी जनरेशन है, मेरे को पूरी वेद याद है, मैंने अगली को पास किया, उसने अगली को पास किया, कितनी बड़ी बात ही है। आज वेद पूरे अवेलेबल है आपके पास। आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल। आज से 6000 साल पहले, ये 5000 साल ले लीजिए, उन्होंने कहा था कि 5 तत्व हैं मनुष्य के लिए: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। मैं मानता हूं कि पृथ्वी के बगैर नहीं रह सकते आप, जल के बगैर नहीं रह सकते, वायु के बगैर नहीं रह सकते, अग्नि के बगैर नहीं रह सकते। आकाश कहां से आया था? आकाश स्पेस है। आप और मैं बात कर रहे हैं ना जी। तो इस पूरी पृथ्वी में हमारी आवाज की स्पीड एक ही है, स्मेल की स्पीड एक ही है, लाइट की स्पीड एक ही है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये स्पेस बनाया हुआ है। अगर आप मुंह में जाएंगे ना आप बात कर पाएंगे, मैं करूंगा तो आप सुन नहीं पाएंगे। तो आकाश इस स्पेस का है। ये हमारे नॉलेज शायद आप मोस्टली आपको भी नहीं इतना होगा शायद, ये नॉलेज 5000 साल पहले का लिखा हुआ है जी। सो इट्स वेरी रिच। आप नेचर, और आज नेचर को आदमी आज क्या कर रहा है? सनातन धर्म बोलता है नेचर को, नेचर माँ है हमारी, इसको बचाना है। और आज का भौतिकवाद क्या बोल रहा है? नेचर को यूज़ करो, जंगल काट दो, नदियाँ मोड़ दो, रेती उठा के ले जाओ, घर बनाओ। पर सनातन में अगर आप मस्त पुराण पढ़ेंगे तो उसमें कहता है कि हे मेरी धरती माँ, मेरा कोई भी कहीं से भी ये नहीं बनता कि मैं आपको डैमेज करूं। मैं आपसे वही लूंगा जो आप रिप्लेनिश कर सकते हैं। जैसे नीम का दातुन लिया, आप फिर बन जाएगा वो, तो बाकी मैं कुछ आपको नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा मतलब उन्होंने नेचर ओरिएंटेड लिखा था, जो कि जो जरूरत है आज। तो आज आदमी सोचता है कि हम राजा हैं, नेचर हमारे वो है, हम जो चाहे इसका यूज़ करें। पर वो नहीं सोचते थे। उनको मालूम था ना कि नेचर है तो हम हैं, इसको बढ़ाना है तो हमारी इसकी हेल्थ रहेगी। दैट इज थिंग। सो अंकल, जब लास्ट टाइम मैं आपसे मिला था तो आपने एक बुक भी लिखी, लाइफ स्किल बाय गीता, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसमें मैंने गीता के फॉर एग्जांपल मैंने जैसे पहला चैप्टर में मैंने बताया कि केयरफुली लिसनिंग कितने इंपॉर्टेंट है। You can generate more relation, more confidence by carefully listening than speaking. तो उसने वहाँ से स्टार्ट किया कि पहले चैप्टर में गीता के 47 श्लोकास हैं जी। टोटल अबाउट 700 हैं। 75% श्लोकास आर बीन ओरेटेड बाय भवन कृष्ण। और पहला चैप्टर में 47 श्लोक है और भवन कृष्ण एक भी बात नहीं करते, एक वर्ड नहीं बोलते। He was listening carefully to the grievances of अर्जुन कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, और वो पूरा ध्यान से सुने तभी वो गीता आई दे सके। अगर वो नहीं सुनते तो शायद गीता नहीं आती। तो सुनना सीखना बहुत जरूरी है। गणेश जी की मूर्ति देखिए, मुंह बहुत तो वो है पर कान बड़े बड़े हैं उनके जी। वो भी हिंट देते हैं कि सुनो, पहले सुनना सीखिए। हमारे आजकल देश में इतना सबको वर्ल्ड में ज़्यादा इतना टेंशन हुए कि कोई किसी को पूरा सुनने को राजी नहीं है। लड़का का बोलेगा डैडी उनको प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स में तो ट्यूशन पढ़ाओ, टीवी बंद करो, बस। बाकी क्या प्रॉब्लम होती है, डजंट वांट टू लिसन। जी। तो लाइक दैट उसमें फिर मैंने कुछ श्लोकास लिए हैं उससे। जैसे फॉर एग्जांपल
पहले चैप्टर में ये दुर्योधन कहता है भीष्म अपनी आर्मी को कि तुम सब भीष्म पितामह के चारों तरफ की रक्षा करना है। तो मतलब वो डे वन से डिफेंस में आ गया था। बट बेस्ट डिफेंस इज द ऑफेंस। आप मतलब ये आपका बेस्ट। फिर मैंने एग्जाम्पल का कोट किया है इसराइल का कि 56 में सारे अरब इकट्ठे हो गए थे कि इनको जूस को ख़त्म कर दो, और वो ख़त्म हो भी जाते हैं, पर उन्होंने पहल ले ली, उन्होंने ऑफेंस किया। और एक संडे मॉर्निंग को उनकी एक एयरक्राफ्ट ने 12 बार गैस सॉटी किया और उनके सब टैंक, उनके पूरे ये सब आर्मी बर्बाद कर दी। कहाँ उससे करीब 40 गुना एरिया ज़्यादा था, 40 गुना पॉपुलेशन ज़्यादा थी, मोर देन 40 टाइम्स। एंड उनके टैंक के नंबर से कम 20 गुना ज़्यादा थे, एयरक्राफ्ट उनसे करीब 15 गुना ज़्यादा थे, सब खत्म कर दिया। और एरिया अपना जितना खुद का एरिया था इसराइल का, उससे ज़्यादा ले लिया, दुश्मन के एरिया को कैप्चर किया। सो डिफेंस, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो उसको कवर किया। और वो दुर्योधन ने पहले दिन लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी, वो डिफेंस में आ गया था। दैट इज व्हाई ही लॉस्ट द वार। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं इसमें किए। अल्टीमेटली गीता का गोल ये है कि इंद्रियों को कंट्रोल करो, लाइफ को कैसे जियो। तो वो सब चीज़ों को मैंने कॉपरेट किया हुआ है। वाह, अमेजिंग। सो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा सबको कि ये बुक रीड करें। और इतने अच्छे से जो आपने एक एग्जांपल दिया कि सुनना पहले है, बोलना बाद में है। Yeah. तो एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ कि इसलिए भगवान ने हो सकता है एक हमको मुंह दिया है बोलने के लिए, 2 कान दिए ताकि हम लोग Yeah, ज़्यादा सुने exactly. और बोले कम। और सबसे अमेजिंग चीज़ है अंकल, और जब मैं लास्ट टाइम भी आपसे मिला था तो आपने 2 चीज़ें मैंने आपकी अपनी लाइफ में पर्सनली उतारी है डेफिनेटली। एक तो जो आपने अभी बताया कि डिफेंस इज द मतलब बेस्ट ऑफेंस। अगर आप Offense is the best defense. यस, सो अगर अगर आप पहले से ही बैकफुट में जा रहे हैं, राइट, जैसे आपने इसका महाभारत का एग्जांपल दिया, तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में पहले से ही मन में आपने ये बोल दिया कि मेरे को जस्ट सर्वाइवल मोड में रहना है, मेरे को एग्रेसिवली प्ले नहीं करना है, राइट। तो हम स्टॉक मार्केट में भी अगर और ट्रेडिंग से इससे कोरिलेट अगर मैं करूं, तो मैक्सिमम टाइम में मैंने देखा है कि लोगों को जहाँ पे फुल फ्लेजेड ऑन ट्रेड ऑन करना चाहिए, फुल फ्लेजेड ट्रेड करना चाहिए, जब उनके सेटअप्स आ रहे हैं तो वो वहाँ पे उस समय थोड़ा सा डिफेंस मोड में चले जाते हैं। वो पैसा बनाने की नहीं सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो मेरे पास पैसा है उसको मैं कैसे सेव कर लूँ। और वो सेव करने के चक्कर में वो धीरे धीरे वो दे कीप लूजिंग मनी, और एंड ऑफ द डे पैसे लूज हो जाते हैं, राइट। और फाइनली अंकल, मतलब बातें तो बहुत सारी हैं आपके साथ करने के लिए, और ऐसा लगता है कि मेरे को बात करते करते सुबह हो जाएगी। बट सेकेंड चीज़ मैंने आपसे ये सीखी कि हर पर्सन के पास 24 आवर्स है, उसको किस तरीके से वो यूटिलाइज कर रहा है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। तो उस पर थोड़ा सा बताइए कि अल्टीमेटली, जैसे आपने बहुत सारी बुक्स भी रीड की हैं, और खासकर सनातन की अगर हम लोग बात करें, तो क्या एक आइडल गोल होना चाहिए लाइफ का, जिसके बेस पे जो अभी यंग जनरेशन है, जो भी हमको सुन रहे हैं, जिसको एक पाथ बना के आगे वो बढ़ सके? देखिए, दुनिया में 3 किस्म की लाइफ है। वन इज ए फ्लोरास, जितने भी झाड़ हैं, लताएं हैं, बांस है, घास है, ये सब फ्लोरास हैं। इनका जो कंसेप्ट ऑफ लाइफ है, बर्थ, ग्रोथ, डेथ। ये अपने आप को पानी भी नहीं दे सकते, अपने आप को फर्टिलाइजर भी नहीं दे सकते, ये नेचर दे दिए, आदमी दे दिए उनको। सेकेंड लाइफ इज फौनास, ऑल एनिमल्स, एयर, सी, वाटर, लैंड, एवरीवेयर। इनका कंसेप्ट है बर्थ, ग्रोथ, स्ट्रगल, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, स्ट्रगल फॉर फूड एंड डेथ। जी। और थर्ड इज ह्यूमन बीइंग। हमारे में और फॉरेनर में बहुत कम डिफरेंस है। हम स्मेल कर सकते हैं, हमसे बेटर स्मेल कुत्ता कर सकता है।
हम दौड़ सकते हैं, उनसे बेटर चीता दौड़ सकता है। जी। हम सुन सकते हैं, सबसे अच्छा डॉग सुन सकता है। हम देख सकते हैं, ईगल है वो 700 फीट से चूहे के पैर के निशान रेत में देख लेता है। तो बट डिफरेंस में हम क्यों लीड कर रहे हैं? बिकॉज ओनली वन थिंग कि वी आर एम्बिशियस एंड प्लानिंग। जी। वो नहीं करते। उनको शेर को आकर खाना मिल गया, वो आराम से सो गया कि बस आज को मिल गया। बट वी प्लान ईयर्स टुगेदर, और वी आर रेशनल पावर इज सर्टनली मोर। तो नाउ वी, आपने जैसे क्वेश्चन किया कि व्हाट शुड बी द गोल। एक्चुअली देखिए, यो समाज में रहते हैं, समाज में कुछ फॉनर भी रहते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ भी, उनका समाज है, चींटियों का भी समाज है। बट हमारा समाज एक एडवांस समाज है, और समाज में एवरीबडी वांट्स टू बी एक्सेप्टेड, अप्रूव्ड एंड अप्रिशिएटेड। आपके जितना भी आप करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने आप को अच्छे कपड़े पहनते हैं, मैनेज करते हैं, बिकॉज यू वांट टू बी एक्सेप्टेड, कि आपके सोसाइटी में आपको एक्सेप्ट किया जाए, आपकी जाए तो आपकी रिस्पेक्ट हुई। तो इस चीज़ के लिए आपको सक्सेसफुल होना चाहिए पड़ेगा। मतलब बिकॉज इट इज़ योर बायोलॉजिकल नीड दैट यू वांट टू बी एक्सेप्टेड, यू वांट टू बी अप्रूव्ड एंड यू वांट टू बी अप्रिशिएटेड। 3 ए हैं। एंड फॉर दिस योर लाइफ का जो गोल आपका है कि आपको सक्सेस होना चाहिए। नो द जो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है वो किसको सक्सेस मानता है। आइडियल सक्सेस इज कि यू हैव लिटिल मनी, यू हैव सेटिस्फैक्शन, यू हैव ए स्माइल। स्माइल तब होगी जब आपकी बॉडी ठीक है, घर का एटमोसफियर ठीक है, थोड़ी बहुत बेसिकली मनी रिक्वायर्ड है अपने, तो आप सेटिस्फाइड हैं। आपसे मतलब आप और बढ़ूँ, ये भी लूँ, वो भी लूँ, मतलब इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी जा रहे थे, तो एक राजा को मालूम पड़ा कि मेरे कंट्री से जा रहे हैं, तो उनको मिलने आ गए, उनके पैरों में गिर गए। कहते कुछ मांगी ही मेरे से। तो बोलते तू क्या दे सकता है? बोले मैं राज ले लो। तो गुरु नानक देव बोलते हैं वो तो तेरा है ही नहीं, वो तो तेरे को फादर से मिला था, ये ले दो, तुम्हें वो भी नहीं है। जब बहुत कुछ डिस्कशन हुआ तो बोले कुछ तो ले दिए। तो बोलते देना तो तू मेरे को अपना मैं दे दे, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं वो दे दे, और तू भी सुख रहेगा, तेरी जनता भी सुखी रहेगी। सो जो वहाँ इंडिविजुअल ना, जहाँ ओवर एम्बिशियस होता है, वो दैट इज नहीं। सक्सेस को सक्सेस से रखिए कि अपनी हेल्थ अच्छी है, घर के रिलेशन अच्छे हैं, थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, मेडिकल कंडीशन ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, घर में अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। वाओ, अमेजिंग। सो बहुत ही अच्छा आपका इनपुट रहा अंकल, और थैंक यू सो मच। इतनी सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी, और डेफिनेटली लिसनर्स जो हैं और खासकर जो लोग इस सीरीज़ को वॉच करेंगे, उनको काफ़ी सारे इनपुट्स डेफिनेटली मिलेंगे। और आपने इतना टाइम निकाला उसके लिए थैंक यू सो मच। और हम डेफिनेटली चाहेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की है, तो डेफिनेटली चाहूँगा मैं कि फ्यूचर में भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को लेके मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप फिर आएँ, और जो हमारी ऑडियंस है उनको अपना जो नॉलेज है उनसे इनलाइटनिंग करें। सो मैं यही होप करता हूँ कि आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहें, और सालों साल तक ऐसे ही आपकी लाइफ चलती रहे। सो थैंक यू सो मच अंकल। You're welcome. Thank you so much. I'll be my pleasure to be here again. यस अंकल, थैंक यू।